नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम समझेंगे तो संवरेंगे में आपका स्वागत है। कोरोना ने हर वर्ग को आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है और इसमें टीनएजर्स भी शामिल है। जी हां, कोरोना काल में बड़ी संख्या में किशोर डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो महामारी के इस दौर में आखिर क्यों टीनएजर्स डिप्रेशन का शिकार हुए और कैसे अभिभावक अपने बच्चों की मनोस्थिति को पहचान सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो कोरोना महामारी का दौर लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते दुनिया भर में तनाव का स्तर बढ़ा है। लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस उम्र के लोगों को तनाव ने सबसे ज्यादा घेरा वो है किशोर, और ये एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जो कोरोना महामारी से अछूता रहा हो। इसने हर किसी की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हर वर्ग पर इसने अपना असर डाला है, खासकर टीनेजर्स पर। बोर्ड एग्जाम, बंद स्कूल कॉलेज, दोस्तों से न मिल पाना, करियर की चिंता, इन सब की वजह से उनमें तनाव बढ़ा हुआ है। इसको लेकर एक स्टडी भी सामने आई है। मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट साइकियाट्री में छपे एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते 13 से 18 उम्र के लड़कों और लड़कियों में तनाव का स्तर सबसे ज्यादा पाया गया। इस स्टडी में यह पता चला है कि महामारी ने लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा असर डाला है। शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी में 59,000 प्रतिभागियों को शामिल किया। इनसे पूछा गया कि वो वर्तमान में कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर किए गए पहले की स्टडी से तुलना की, जिसमें पता चला कि कोरोना के चलते टीनेजर्स में तनाव का स्तर बढ़ा है। सिर्फ टीनेजर्स पर ही कोरोना का साइड इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसमें छोटे बच्चों पर भी असर पड़ा है। जानकारों की माने तो कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम में पेरेंट्स को ज्यादा काम करना पड़ा है। ज्यादा वर्कलोड के कारण पेरेंट्स खुद चिड़चिड़े हो गए, वो अपने स्ट्रेस से डील नहीं कर पाए। नतीजतन बच्चे भी डिप्रेस होने लगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे महामारी के इस दौर में तनाव को हैंडल किया जाए। मनोवैज्ञानिक की माने तो टीनेजर्स को डिप्रेशन से बचाने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स उनसे बात करें और उनकी उलझन को सुलझन में बदलें। बच्चों से उनकी पढ़ाई और उनके करियर के बारे में बात करें। उन्हें ऑप्शन बताएं कि ये नहीं हो सका तो वो उससे बेहतर भी कुछ कर सकते हैं। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि इन सब बातों से युवाओं के तनाव को कम करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही वो ये भी सोच सकेंगे कि अपने भविष्य को कैसे संवारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस कोरोना काल ने टीनेजर्स को तनाव में डाला है और तनाव के साथ साथ वो डिप्रेशन का शिकार हुए। लेकिन इससे कैसे निकला जा सकता है, अभिभावकों को आखिर ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटना है, कैसे बच्चों को वो समझाएं, ये हम जानेंगे। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। समृद्धि सक्सेना स्टूडेंट है जो हमारे साथ आज लाइव जुड़ी हुई है। इसके साथ ही विजय शाह अभिभावक हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी मनोवैज्ञानिक आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो समृद्धि, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कोविड काल, कोरोना का समय आखिर कैसे गुजरा। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, ये जिक्र भी हमने अपनी रिपोर्ट में किया है, द लेसेंट में छपी रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि किशोर सबसे ज्यादा तनाव का शिकार हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। आपका कोरोना का काल कैसा रहा? क्या ये जो परेशानियां हैं, चाहे परीक्षा से जुड़ी हुई हो, अपने फ्रेंड से ना मिल पाना, इनसे, इस दौर से क्या आप भी गुजरी हैं? पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने फाइनली मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दिया। और एज एन एस्पायरिंग डॉक्टर मुझे बहुत ही खुशी हुई जब फाइनली लॉकडाउन में मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और आई होप जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तभी भी मेंटल हेल्थ को उतना ही इम्पोर्टेंस मिले और इससे ज़्यादा ही मिले। तो मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक जो कहते हैं ना एंथुजियाज़म होता था हमें, रोज़ स्कूल जाना है, सुबह उठ के तैयार होके नाश्ता करके जल्दी से बस में बैठकर फिर हम अपनी क्लास अटेंड करते थे, फिर ब्रेक में फ्रेंड्स से मिलते थे और उसके बाद फैमिली गैदरिंग्स होती थी, कई बार रिलेटिव्स के घर चले गए कभी, और फ्रेंड्स से तो रोज़ ही मिलना हो जाता था।
ये सब चीज़ों पे एक टोटल कट ऑफ हो गया। इसके कारण जो मुझे याद आता है, जब लॉकडाउन के मिड मंथ्स चल रहे थे, मतलब 2020 जून जुलाई के टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लगी थी, क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी। हमेशा हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते थे कि इतने केसेस बढ़ गए, अब जो रेट है केसेस के बढ़ने का वो बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, और वैक्सीन का भी दूर दूर तक आने का 1-2 साल तक कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी भी उस टाइम पे कम हो गई थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ और रिलेटिव्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होने लगी थी। उसके बाद जब भी हम स्कूल जाते थे रोज़ ही, तो टीचर्स के द्वारा हमें एक डोज ऑफ मोटिवेशन रेगुलरली मिल ही जाता था, और करियर गाइडेंस हमें कि आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हमारे टीचर्स हमें हमेशा महसूस करवाते रहते थे जी। तो ये सब चीज़ें जैसे ही ख़त्म हुई, तो एक चार दीवारी में जब हमारी लाइफ एकदम सिमट के रह गई, जिसमें हमें अगर अपने फ्रेंड्स से बात करना है या टीचर से बात करना है या किसी से भी बात करना है और कुछ भी सर्च करना है ऑनलाइन कुछ भी, तो बस हमारे पास एक ही चीज़ है कि एक मोबाइल है जिसमें आपकी पूरी लाइफ सिमटी हुई है। उसके अलावा आपके पास कनेक्टिविटी का लॉकडाउन टाइम पे कोई भी जरिया नहीं था। तो मेरे लिए रिकवरी में आई वुड से मेरी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का। उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपको आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि हाँ आप इतने बजे तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप सारी फैमिली को बैठ के एसेंशियली कोई ना कोई, मतलब कम से कम 30-35 मिनट्स बैठ के या तो बात करनी है या कोई भी गेम खेलेंगे या कोई मूवी कुछ भी देखेंगे, बट साथ में टाइम स्पेंड करना ही करना है। तो उससे तब मेरा स्टार्ट हुआ कि जो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही डिटेरियोरेटिंग स्टेट पर थी, तो वहाँ से मैंने अपने आप को ऊपर लाना चालू करा, क्योंकि उस टाइम मुझे हमेशा यही लगता रहा कि हमें ही क्यों झेलना पड़ रहा है, हम ही ऐसा क्यों फेस कर रहे हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीता मुझे पता चला कि सिर्फ मैं या सिर्फ मेरी एक कोई फ्रेंड नहीं है जिसे ये इस टाइम में लोनलीनेस का ऐसे फील करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया आज इस महामारी से ग्रस्त है। और इम्पॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट क्या है उस टाइम, जो कहते हैं एज अ स्टूडेंट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे अंदर जागी, एंड आई रियलाइज कि करियर के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मेरे पास वही ट्रैवलिंग वगैरह हमारी जो टोटली कट ऑफ हो चुकी थी। बिल्कुल समृद्धि, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपने अपनी बातों में ज़रूर बताई है कि पेरेंट्स का तो इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है, लेकिन टीचर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे उस समय आपको गाइडेंस मिलता था, आपको सिखाई जाती थी कुछ बातें, जो कि कमी उस चीज़ की खली है आपको कोरोना काल में। मैं लौटूंगी आपके पास समृद्धि, हमारे साथ विजय शाह जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपने समृद्धि की बातें सुनी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इसके साथ ही टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के जीवन में अदा करते हैं, लेकिन उसकी कमी उन बच्चों को रही जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हुए। आपसे जानना चाहूंगी, आपके भी बच्चे होंगे, कैसे उनका कोविड गुजरा, कैसे उनका कोविड काल गुजरा, और जो सिचुएशन निर्मित हुई कैसे उसे एज ए पेरेंट्स हैंडल करना चाहिए, ये आपसे समझना चाहूंगी मैं। जी जया जी, अभी मैंने इनकी काफ़ी सारी बातें सुनी और काफ़ी सारी ये सब बातें कॉमन है। जनरली जितने टीनेजर्स हैं वो सब इसी तरह के दौर से गुजरे हैं इन दिनों। बिल्कुल। एज ए पेरेंट्स हमने शुरुआती दिनों में इन चीज़ों को महसूस किया कि बच्चे लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोस्त, इनके टीचर्स, जो भी इनके साथ के लोग हैं जिनसे ये अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे और उससे काफ़ी कुछ इनका टेंशन रिलीज हो जाता था और बचा हुआ ये अपने पेरेंट्स से बात कर लेते थे। अब हमने शुरुआती दिनों में देखा कि ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये डिप्रेस होने लगे। तो हमने, और स्पेशली मैं और मेरी वाइफ एज ए पेरेंट्स, हमने अपने बच्चे से सोचा कि इसे क्या करें जिससे कि ये लोनली फील ना करे, ये डिप्रेस ना हो और इसको पता ना चले कि इन दिनों कोविड है जी। क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम से तो डिप्रेस हो ही रहे थे, वो पेरेंट्स को भी देख रहे थे कि इन दिनों ये भी अपने नौकरी या अपने बिजनेस को लेके थोड़ा टेंस है। तो कई मरतबा वो अपनी बातें शेयर भी नहीं करते थे। तो हमने काफ़ी सोचा, उसके बाद हमें लगा कि अब इस समय हमें पेरेंट्स नहीं बनना इनका। एज अ पेरेंट्स की जगह हमने उनके साथ एज अ फ्रेंड रहना चालू किया जी।
और धीरे धीरे हमने देखा कि वो वैसे भी रूटीन के दिनों में पेरेंट्स की जगह फ्रेंडली अगर रहते हैं तो कंफर्ट होते हैं, तो हमने उनके साथ वो सारा बिहेवियर मेंटेन किया जो कि एक दोस्त होता है। और स्कूल में जब रहते हैं तो ये लोग पार्टीज करते हैं और गेम्स होते हैं इनके, और ग्रुप स्टडीज होती है। तो हमने भी कोशिश करी कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हम पार्टीज़ बनाए, घर में ही छोटी मोटी चीज़ें बनाते थे। और ऐसी कोई भी बातें हो तो हम सोचते थे कि हमसे बातें करें। इवन हमने लड़ाइयाँ भी लड़ी अपने बच्चों के साथ, ऐसे ही जो बचपना जी के कोशिश कर करके। तो ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से देखा कि धीरे धीरे वो लोग नॉर्मल महसूस करने लगे। उनको लगा नहीं हमारे दोस्त हमारे घर में हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी अड़ोस पड़ोस में भी नहीं जा सकते थे बच्चे, तो जो है वो वर्चुअल दुनिया हो गई थी। तो कोशिश करी वो लाइवनेस लाने की उनके साथ में, तो धीरे धीरे वो कंफर्ट महसूस होने लगे। तो ऐसा लगा कि आगे भी हमको यही बिहेव मेंटेन करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में। बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये समझें कि हम केवल अभिभावक नहीं हैं, बल्कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहना है, ये ज़रूरी है। हमारे साथ संजीव त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर संजीव, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने विजय शाह जी की भी बात सुनी, आपने समृद्धि की भी बात सुनी, कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। पहले तो ये कि अपने दोस्तों से ना मिल पाना, स्कूल ना जा पाना, पढ़ाई का टेंशन, अपने करियर का टेंशन, और दूसरा महत्वपूर्ण कि पेरेंट्स समय नहीं दे रहे हैं। बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलना ज़रूरी है ऐसे समय में जब वो अपने घर में अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स ही परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वो बच्चों को समय कैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी जैसे सुन रहा था समृद्धि को, इतनी अच्छी बात उसने जब शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बात इस बात से शुरू किया कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि लोग मेंटल हेल्थ को भी समझें, लोग समझें कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, ना केवल कोरोना काल में बल्कि हमारी पूरी लाइफ में मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा रोल है। हम जिस तरह फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देती है हमारी सोसाइटी, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, मेंटल हेल्थ पे शायद अभी भी कहीं ना कहीं वो इग्नोर है। और आजकल जो बच्चे, मतलब एक छोटी बच्ची इस बात को कह रही है, बहुत समझने वाली बात है कि बच्चे कितना ज्यादा इस चीज के महत्व को समझ रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की जरूरत है। और जहां तक हम कोरोना काल की बात करें तो डेफिनेटली बच्चे बहुत ज्यादा, हम दूसरे बड़ों से अगर तुलना करें तो टीनेजर्स जो बच्चे थे वो, चूंकि उनके हार्मोनल चेंजेस उस समय होते हैं, उस समय उनके अंदर बहुत सारी इमोशंस डेवलप होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होना चाहते हैं, और ऐसे में आप उनको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो उस समय जो बच्चों की मनोस्थिति होती है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव होती है, और कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स सारी उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी डाइट का ध्यान रखते हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो उतने अवेयर नहीं है पेरेंट्स कि उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। और उनके भी एक लिमिटेशन है। वो पेरेंट्स ही जो थोड़े बहुत अवेयर हैं तो वो भी एक कोरोना काल में अपने बच्चों को कितना समय दे पाएंगे, कितनी पॉजिटिविटी दे पाएंगे, ये बहुत ही एक मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि इस कोरोना काल में हम किसी भी तरह से इस मेंटल हेल्थ को, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर अभी भी हमको थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। हमको अभी थोड़ा और ज्यादा इंटरवीन करने की जरूरत है। हमको जानने की जरूरत है कि इस समय बच्चे किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, किस तरह के डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, और उनको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम वैक्सीन बात कर रहे हैं कि हमको 18 ईयर से नीचे वैक्सीनेशन भी बच्चों का करवाना है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको एक स्क्रीनिंग भी करना है पूरे इस एज ग्रुप की, कि हमको पता चले कि इन बच्चों में साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आए हैं और इनकी क्या इफेक्ट इनकी आगे की लाइफ में पड़ सकता है, उससे क्या आगे जाके खतरे हो सकते हैं। उन सबको असेस करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और स्कूल लेवल पर हमको थोड़ा सा, जब भी स्कूल खुले तो उस समय इस तरह की कार्यशालाएं या कुछ अवेयरनेस कैंपेन करके हम उन चीजों को जल्दी जान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर संजीव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि घर में अगर बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स का रोल तो महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन स्कूल भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि जब स्कूल खुले तब एक कैंपेन चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए जिसमें बच्चों को इन चीज़ों के प्रति अवेयर किया जा सके। आपने अभी बताया था कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने गिनाया है। सर, मैं किशोरों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें लड़कियों को भी ऐड करें, क्योंकि क्या होता है कि 13 से 18 साल की उम्र में लड़कियों के अंदर भी बहुत से परिवर्तन आते हैं। ये चीज़ें तो हैं ही जिसके कारण वो तनाव का शिकार होती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी से जुड़ी हुई भी ऐसी
ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटा कैसे जाए? पेरेंट्स की भूमिका ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर पर माँ की? जी, 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 आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हुँ, यहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर उनकी माँ को उनकी अपनी बेटी के साथ बात करने की ज़रूरत है। उनको पूरा एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि उनके बिल्कुल। अंदर क्या फ़िज़िकल चेंजेज़ आने वाले हैं, क्या उनके अंदर इमोशनल चेंजेज़ आने वाले हैं हुँ, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ आगे हो सकते हैं और उनको किस तरह से उस इमोशंस के साथ, उस फ़िज़िकल चेंजेज़ के साथ सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को डेवलप करना है, उसको फाइट करना है हुँ, और सारी एजुकेशन माँ दे सकती है, लेकिन बिल्कुल। अगर कई बार माँ उतनी एजुकेटेड नहीं है या माँ उतनी अवेयर नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल्स की। पर स्कूल्स में भी अभी मैं देख पाता हूँ कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है और वो इनके लिए इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है उनके सारे करिकुलम का, कि उसमें वो किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटी जोड़ें कि उसमें मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए या उनके इमोशनल चीज़ों पर काम किया जाए, उनके हुँ, फिजिकल चेंजेस पर काम किया जाए। एक ये जो एजुकेशन होना चाहिए, जो एक फिजिकल सेक्सुअल एजुकेशन जो होनी चाहिए कि एज के बाद जो बच्चों को देनी चाहिए, वो किस तरह से दी जाए उसका कोई भी मुझे नहीं लगता कि सभी स्कूलों में उसका कोई प्रावधान है। जी। इवन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि शायद सीबीएसई ने अभी ये बिल्कुल कंपल्सरी किया है कि सभी स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए हुँ, और आप देखिए कि कम स्कूल्स में काउंसलर्स हैं और अगर वो काउंसलर्स हैं भी तो क्वालिफाइड नहीं है या वो प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, हुँ, क्योंकि स्कूल इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है और स्कूल ये ज़रूर नहीं समझता है कि हर बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो वो बिल्कुल। जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं या स्कूल उनसे परेशान है, सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को काउंसलर्स के पास भेजा जाता है। तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है और ये इस पे आपको बहुत ठीक है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बिल्कुल। और डेफ़िनेटली इस पे जैसा आपने बताया कि बच्चों से बात करने की ज़रूरत है और उनके चेंजेज़ के बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इन चीज़ों पर काम करेंगे तभी खासकर किशोर और जो बच्चे हैं, अभिभावक अभिभावक इन चीज़ों से बाहर निकल पाएँगे। समृद्धि, मैं आपके पास आना चाहूँगी। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट गिनवाए थे, आपने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, इसके साथ ही आपने टीचर्स की भी भूमिका इसमें बताई थी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल उनका होता है हमारी लाइफ में, हमारी एजुकेशन में। अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करूँ, तो आप जब कोविड काल से गुजर रही थी, आपने खुद बताया कि आप खुद परेशान हो गई थी। ऐसे में आपके जो दादा दादी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें प्ले किया था, आपको समझाया था। अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में बड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उन्होंने आपको समझाया कैसे गेम खेलना है, सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया था। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर का माहौल उस वक्त कैसा था और कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? स्टार्टिंग में बात करूं, जब मैं खुद एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन की शिकार थी, बहुत ही नेगेटिव माहौल रहता था और मैं कहूँगी कि शायद मेरी वजह से ही होता था, मेरे ही कारण कभी-कभी, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इन सब चीज़ों के कारण। क्योंकि पहले टाइम में कुछ भी किसी की कोई बात पसंद नहीं आई तो हमारे पास 10 टाइप के होते थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को तरीके, जी। कि कभी हम किसी से अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी वॉक पे चले गए, ऐसे ही पार्क में चले गए, कहीं आइसक्रीम खाने चले गए, मतलब बहुत सारे तरीके होते थे कि हम उन सब चीज़ों से बाहर निकल आएँ। जी। बट इस टाइम पे जब हम सिर्फ घर पे बंद थे तो कहीं ना कहीं वो उसी एटमॉस्फेयर में रह के एक ऐसी घुटन सी मचने लगी थी। बट जैसे जैसे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई कि आज स्टूडेंट्स ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टाइम है, और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने मुझे बताया कि आप इस टाइम का सही में एक यूज़फुल प्रोडक्टिव यूज़ करिए। कैसे कर आप सकते हैं? बिल्कुल। बेटा आप अपने करियर चॉइसेस के बारे में आप और ज़्यादा सोच सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड और क्या फील्ड्स हो सकती हैं और क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हो, आप उस पर रिसर्च करिए। एंड बिल्कुल। जो भी मेरे पुराने इंटरेस्ट रह चुके हैं जिन्हें मैं टाइम कंस्ट्रेंट के कारण परस्यू नहीं कर पाती थी, तो मेरे पास टाइम है। आपकी आर्टिकल्स जो मैंने हमेशा अपनी रीडिंग लिस्ट में रख रखे थे, मैं अब उन्हें पढ़ सकती हूँ, और भी मेरे इंटरेस्ट हैं जो मैं उन्हें परस्यू कर सकती हूँ। तो ये सब मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे रियलाइज़ करवाया। एंड उसके टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि
गाइडेंस देने में वो हमेशा हमें कभी भी ये फील नहीं होने देते थे कि हम एक डिस्टेंस पे हैं। उन्होंने हमेशा हमें यही बोल रखा था कि किसी भी टाइम पे आपको कोई भी हम लोगों की नीड होती है, आप लोग डेफिनेटली हमें फ़ोन कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल, यही लेकिन main- ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को समय दे, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दे ताकि बच्चे अपनी मन की बातें उनसे शेयर कर सके। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, मुझे ये समझना है आपसे, क्योंकि कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, जो बच्चे केवल अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं दोस्तों के बीच में जो नहीं बताई जा सकती शायद पेरेंट्स को, या बच्चे शायद हिचकिचाते हैं कि हम नहीं बता सकते। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में पेरेंट्स का रोल, और क्या कुछ समझाना चाहिए अपने बच्चों को, कैसे उन्हें अपने सपोर्ट में लेना चाहिए कि हम आपके पेरेंट्स हैं लेकिन हम आपके दोस्त भी हैं, आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं हमसे। इन दिनों ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा महसूस करी है। सबसे पहला ये कि बच्चों के साथ शायद हम उतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते थे बिल्कुल। बिफोर पैंडेमिक, कि स्कूल से आ रहे हैं या कॉलेज से आ रहे हैं, हम अपनी नौकरी या बिजनेस में लगे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ही हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर पाते थे। और शायद हम भी अपने बच्चों को उतना अच्छे से समझने की शायद कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है। जब हमसे बात करना है, हमसे बात कर ली। तो एक तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि इन दिनों हमको अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और उससे ज़्यादा हमने ये देखा कि बच्चों की ज़रूरतें बहुत अच्छे से समझना इस समय हमने समझा। और उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमको ऐसा लगा कि शायद बच्चों को पेरेंट्स में अपना दोस्त चाहिए। वो दोस्त को ढूंढते हैं समय समय पे, एज अ फ्रेंड वो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। पहले भी आते थे, पर इन दिनों उन चीज़ों पे गौर करने से ये लगा कि बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहते हैं, उनको घर में ही अपना दोस्त, अपना टीचर, अपना पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर मिल जाए तो वो बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये सब मौका मिला, और इसी तरह से ये देखने में आया कि ये आगे भी हमको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसकी वजह से वो आगे भी कंफर्ट रहेंगे, और स्कूल और कॉलेजेस अभी तो शायद कुछ टाइम तक खुलेंगे नहीं जी। तो इसकी ज़रूरत आगे भी रहेगी। मतलब मेंटल हेल्थ उनकी मेंटेन रहने के लिए सबसे ज़्यादा वो पेरेंट्स के साथ अगर फ्रेंडली रहते हैं तो उनको बाहर भी सब अपने दोस्त ही नज़र आएंगे। दुनिया में कोई भी उनको अपना पराया नहीं दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को समझे, तो ज़रूरी ये भी है कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब पेरेंट्स अगर दोस्त बन सकते हैं तो बच्चों को भी ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ खड़े हों, उनसे बातचीत करें कि शायद वो भी किसी परेशानी में हो सकते हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि जब हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करते हैं तो दोनों में एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात ये कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं उनकी तरफ से मिल पाता, और ये भी एक बड़ा कारण होता है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वर्तमान स्थिति की यदि मैं बात करूं तो अभी जो पेरेंट्स जॉब कर भी रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा है, या कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई तो वो खुद इतने परेशान हैं। तो इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? पेरेंट्स के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं कि कैसे बच्चों को वो अपने समर्थन दे सकें या बच्चों को समझाने की कोशिश करें? ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जरूरी है कि हमको पहले उनका दोस्त बनना है, क्योंकि जब तक हम दोस्त नहीं बनेंगे तब तक वो हमको सारी बातें हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, जो वो कई बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार दोस्त के साथ भी हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते, उसका भी एक लिमिटेशन होता है ना। हम अपने टीचर से भी बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाते, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। हम अपनी डायरी में भी कई बार बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाते हैं, जो एक बार बहुत सारे लोग अपनी डायरी में अपने इमोशंस लिखते हैं, उसका भी खोने का डर रहता है। तो हम बहुत सारी बातों को कई जगहों पर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज का एक लिमिटेशन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, अगर आप किसी काउंसलर की हेल्प लेते हैं, तो वो आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर पाता है। तो मैं बिल्कुल आपके लिए इंसिस्ट करता हूँ कि आप काउंसलर आपको ट्रस्टवर्दी है, काउंसलर एक्सपर्ट है, काउंसलर अनकंडीशनल है। आपको कई बार आपके रिलेशनशिप में बहुत कंडीशनल आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, तो आप बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। हालांकि अभी चूंकि ऐसा माहौल है तो इस समय मैं चाहूंगा कि वो काउंसलर का रोल पेरेंट्स ही अच्छे से प्ले करें तो ज्यादा बेहतर है। और
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो आपके हाथ में नहीं है उसमें उसको समझ पाना, जैसे अगर बच्चा आपको डिप्रेशन के बारे में बताता है, बच्चा एंजाइटी के बारे में आपको बताता है, तो आप सीधा उसको मेंटल इलनेस से जोड़ देते हैं और फिर आप उसको ज्ञान देने लगते हैं और आपको बिल्कुल। लगता है कि ये बच्चा क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहो, अच्छा बिल्कुल। सोचो, हमसे बात करो, क्या तुम्हारे मन में, हम तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे। तो इस तरह से आपका इंटेंशन अच्छा है लेकिन आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं। जी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी में है लेकिन पेरेंट्स उनके अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते और फिर बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको समझते ही नहीं है। बिल्कुल, और तो इसलिए definitely ज़रूरी नहीं ये भी समझते। है डॉक्टर संजीव के पेरेंट्स खुद पॉजिटिव रहें, पहले खुद चीज़ों को समझें, अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, उसके बाद ही वो बच्चों को समझा सकते हैं। क्योंकि कई बार पेरेंट्स खुद इतना चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि अपना गुस्सा उनका बच्चों पर निकलता है और उसके बाद उसका नतीजा हम देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, किशोर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विजय शाह जी, समृद्धि, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही डॉक्टर संजीव, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो कोविड काल में बच्चे, खासतौर पर किशोर, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपनी भूमिका, अपना रोल समझें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें समझने की कोशिश करें, तब जाकर ये जो स्थिति है इससे हम आसानी से पार पा सकेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।